हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पेन और पेंसिल, ऑप्शन बी पिन और धागा, ऑप्शन सी पिन और सुई, ऑप्शन डी सुई और धागा। जब हम पाथवे चार्ट की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, पिन और धागा। जब हमने वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स पढ़ी थी जिसमें कि औपचारिक अनौपचारिक आते हैं, अनौपचारिक के अंतर्गत पेन और पेंसिल तकनीक आती है, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट के अंतर्गत पिन और धागा ये टेक्निक आती है, तो इसका ऑप्शन 20 का सही होगा, पिन और धागा। दूसरा है, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो मुंडेल ने कुछ सूची बनाई थी जिससे कि हम अपने कार्य को सरल बना सकते हैं, तो इन्होंने 5 भागों में से विभाजित किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 5 भाग कौन कौन से थे इसके? पहला था शरीर की गति तथा स्थिति में हम परिवर्तन करके किसी भी कार्य को हम सरल बना सकते हैं। दूसरा था जब हम वस्तुओं तथा कार्य व्यवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम झाड़ू के स्थान पर वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं, इस तरीके से हम वस्तुओं में भी परिवर्तन करके अपने कार्य को सरल बना सकते हैं। तीसरा था उत्पादन क्रम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा था अंतिम उत्पाद में हम परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा था कच्चे माल में परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब जामुन बनाने के लिए आजकल इंस्टेंट मिक्सर का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब क्या है, ये 5 इन्होंने स्तर निर्धारित किए थे जिससे कि हम अपने कार्य को सरल बना सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन बी कार्य सरलीकरण, ऑप्शन सी टेक्सचर विश्लेषण, ऑप्शन डी परीक्षण। तो पेंसिल तकनीक क्या है? हमने पढ़ी थी औपचारिक अनौपचारिक तकनीक जो कि कार्य सरलीकरण से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, कार्य सरलीकरण। फिर है कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जब हम कोई बिस्किट वगैरह या हम कुछ बनाते हैं प्रोडक्ट, तो जब हम गोल कोई आकार का बनाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को चौकोर, यानी कि हम अपने बिस्किट वगैरह अगर यदि हम बना रहे हैं, यदि हम उनको चौकोर बनाएंगे तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यदि हम बना रहे हैं अपने जो भी प्रोडक्ट है तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है, तो ये क्या है, ये कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आइलैंड रसोई घर, ऑप्शन बी पुलमैन रसोई घर, ऑप्शन सी इंडिविजुअल रसोई घर, ऑप्शन डी ओवल रसोई घर। तो ऐसा कौन सा रसोई घर है जिसमें चारों ओर से अनुमति होती है कि हम कहीं से भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं? इसका सही होगा ऑप्शन ए आइलैंड रसोई घर। ये कैसे होते हैं रसोई घर? मान लीजिए ये आपकी किचन है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में एक आइलैंड टाइप का बना दिया जाता है जिससे कि आवश्यकता अनुसार महिला अपनी तरफ करके अपने कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न कर सकती है। इसको चारों तरफ हम घुमा सकते हैं किचन में, मतलब कहीं से भी हम प्रवेश कर सकते हैं। ये हमारी कौन सी होती है? आइलैंड रसोई घर, आइलैंड किचन ये हमारी कहलाती हैं। 6 है, एक स्ट्रेट लाइन के रसोई घर में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं? एक दीवार के, 2 दीवार के, 3 दीवार के या 4 दीवार के? तो जैसा कि हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन यानी कि इस टाइप से। अब इसी में हम अपनी जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं किचन के या गैस वगैरह ये सब हम एक ही लाइन में रख देते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन का रसोई घर कहलाता है। फिर है 7th क्वेश्चन, रसोई घर की दिशा उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए पूर्व दिशा, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम। तो रसोई घर की दिशा कौन सी अच्छी मानी जाती है? पूर्व दिशा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए यू शेप, ऑप्शन बी एल शेप की किचन, ऑप्शन सी एक दीवार वाली किचन, ऑप्शन डी 2 दीवार वाली किचन। तो बड़े क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त मानी जाती हैं वो कौन सी होती हैं? एल शेप की।
ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है। ऑप्शन ए पाथवे चार्ट, ऑप्शन बी ऑपरेशन चार्ट, ऑप्शन सी प्रोसेस चार्ट और ऑप्शन डी क्रोमोसाइक्लोग्राफी। तो इसमें आपका ऑपरेशन चार्ट सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर है 10th, कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक हैं। ऑप्शन ए औपचारिक अनौपचारिक, ऑप्शन बी मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन सी स्थायी तथा लचीला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम कार्य सरलीकरण की बात करते हैं तो हम दो टेक्निक्स उसमें पढ़ते हैं, एक होती है आपकी औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक, या उसको पेन और पेंसिल तकनीक भी बोल देते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 11वां, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें मिलान करना है और ये देखना है कि इसमें पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पाथवे चार्ट, जैसा कि हम पढ़ते हैं पाथवे चार्ट आपका कार्य सरलीकरण से संबंधित है, ठीक है। बोरेंडम ये क्या होती है, ये एक प्रकार की थकान होती है। जब हम थकान की बात करते हैं, एक होती है आपकी शारीरिक थकान, एक होती है मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान आपकी कैसे होती है, जब हाथ पैरों में दर्द या कमजोरी का अनुभव हमें होता है, ये हमारी शारीरिक थकान होती है। जब हम मनोवैज्ञानिक थकान की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नीरस थकान, जिसे हम बॉर्डम बोलते हैं। तो ये हमारी थकान होती है, कैसी, मनोवैज्ञानिक थकान होती है। जैसे कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये सब क्या है, कुंठाजन्य, ये सब क्या है, हमारी मनोवैज्ञानिक थकान है। तो बॉर्डम क्या है, ये हमारी थकान है। आयोजन, आयोजन आपने पढ़ा है, प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण होता है आयोजन। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा बी जो है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। बुनना, ऑप्शन बी आटा गूंथना, ऑप्शन सी फर्श पोंछना, ऑप्शन डी डस्टिंग। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, सी मोपिंग। ये क्या है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो फर्श पोंछना यानी कि मोपिंग, ये हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रास और क्रेडल, ऑप्शन बी आरसी देवदास, ऑप्शन सी निकिल और डॉर्सी, ऑप्शन डी ओपेनहामर। तो ये किसने कहा है कि कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है कार्य सरलीकरण। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, निकिल और डॉर्सी ने कहा है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कमरे की ऊंचाई बड़ी हुई दिखानी देनी हो तो उसके लिए उपयोग क्या करना चाहिए। जब हमें अपने रूम को इस तरीके से दिखाना है कि वो बड़ा लगे, उसकी ऊंचाई में वृद्धि हमें दिखाई दे, देखने पे लगे कि हमारा जो कमरा है वो ऊंचा है, तो हमें किस तरीके की लाइनें या धारियाँ प्रयोग करनी चाहिए। दीवारों पर खड़ी लाइनें, क्षितिज के समांतर आड़ी धारियाँ, परिणामी रंग या लंबे पर्दे। तो हमें जब हमें अपने घर के जो रूम है, कमरे हैं, उनको अगर हमें लंबाई में दिखाना है तो हमें इस टाइप की उस पर जो भी हम लाइनें कर रहे हैं या फिर जो परिसज्जा हम उसमें कर रहे हैं तो वो हमारी कैसी होनी चाहिए, उसमें लाइनें होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए पीला लाल नीला, ऑप्शन बी लाल हरा नीला, ऑप्शन सी पीला लाल सफ़ेद, ऑप्शन डी सफ़ेद काला और लाल। यहाँ पर आप सफ़ेद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो हमारे प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं हमारा पीला लाल और नीला। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट है प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग हैं, तो प्रांग ने जो गर्म रंग बताए हैं वो कौन कौन से हैं। लाल प्लस नारंगी, हरा प्लस पीला, नीला प्लस पीला, बैगनी प्लस नारंगी। तो इसमें कौन सा है, लाल और नारंगी, ये प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग होते हैं। नेक्स्ट है लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होती है। घर के मध्य में, मेज पर, घर के कोनों पर या अलमारी पर। जब हम अपनी लंबी पुष्प सज्जा करते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, तो वो कहाँ पर अच्छी मानी जाती है, घर के कोनों पर। अलमारी में तो आप कर नहीं सकते लंबी फूल सज्जा, ना ही मेज पर अच्छी लगती है, ना ही घर के मध्य में, सेंटर पर भी नहीं। तो ये घर के, आपने देखा होगा घर के कोने में एक फ्लावर पॉट होता है जो कि ऊंचा लंबाई में होता है, तो ये घर के कोनों पर रखे जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है मोरी बाना एक तरीका है,
रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का, या इनमें से कोई नहीं। तो मोरीबाना क्या है? ये एक जापानी पुष्प सज्जा है जिसके अंतर्गत मोरीबाना आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर है 19वां क्वेश्चन, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? ऑप्शन ए इकेबाना, ऑप्शन बी मोरीबाना, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेबाना और मोरीबाना दोनों ही जापानी पुष्प सज्जा हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 20वां क्वेश्चन है हमारा, जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी के घोतक होते हैं? ए स्वर्ग की, बी मनुष्य की, सी पृथ्वी की, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बड़ी टहनी जो हमारी जापानी पुष्प सज्जा जब हम पढ़ते हैं तो इकेबाना में क्या क्या आते हैं? शिन, ठीक है, शिन आता है आपका, जो कि लंबी टहनी को घोतक होता है। और ये क्या दर्शाती है? जो शिन होता है ये स्वर्ग को दर्शाता है, जिसका हमने पढ़ा था 90 डिग्री कोण, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? शिन होता है, जो कि एक जापानी शैली है, स्वर्ग को दर्शाती है। और इसे हम इकेबाना की एक बड़ी टहनी इसकी घोतक होती है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है? ऑप्शन ए ह्यू, ऑप्शन बी रंग का मूल्य, ऑप्शन सी रंग की तीव्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब हम कलर्स की बात करते हैं, जब हम गर्म और ठंडे की बात करते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे ह्यू कहलाते हैं। जब भी आप कोई ड्रेस, किसी भी कलर की कोई ड्रेस पहने होते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने हमारी जो ड्रेस का कलर ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ड्रेस है उसका ह्यू ब्लैक है या वाइट है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे ह्यू कहलाते हैं, गर्माहट या ठंडक, ठीक है। रंग के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये रंगों का गहरापन और हल्कापन, यानी कि वैल्यू, कलर वैल्यू क्या कहलाती है? रंगों को हल्कापन या गहरापन में इसको दर्शाती है। रंग की तीव्रता यानी कि मंद या चमक, कोई कलर होगा जिसमें मतलब जो मंद होगा या फिर उसमें चमक ज़्यादा होगी, वो क्या होते हैं? रंग की तीव्रता। तो ये क्या है? ह्यू है, जो कि गर्माहट या ठंडक को जाने जाते हैं। फिर है 22वां, निम्न में से सही को चिन्हित कीजिए। इसमें से हमें सही को बताना है, सही कौन सा है? शिन 90 डिग्री कोण, 100 10 डिग्री कोण, हाई की 45 डिग्री कोण, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें हमें सही को बताना है। जब हम जापानी पुष्प सज्जा पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं इकेबाना, मोरीबाना, जिनमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, बेसिक सिंबल्स, शिन, सो, हाई की। तो जैसा कि हमने पढ़ा था शिन 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बाकी इसमें गलत हैं। फिर है तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं? ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी मानसिक असंतुलन, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी विश्वास की कमी। तो जब हम तीखे रंग के कपड़े यानी कि ज़्यादा चमक वाले कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे टाइम पे पहनते हैं? जब कोई खुशी होती है, शादी होती है, पार्टी होती है, तो हम कैसे अच्छे रंग यानी कि तीखे रंग के कपड़े पहनते हैं। 24वां है, रंगों का हल्कापन गहरापन कहलाता है? तो रंग का हल्कापन, ये प्रांग के अनुसार रंग सिस्टम इन्होंने दिए हैं प्रांग ने, जिसमें उन्होंने ह्यू, वैल्यू और क्रोमा इनको डिवाइड किया है। जिसमें ह्यू जो कि गर्मपन और ठंडापन को दर्शाता है, कोई भी कलर है, हल्कापन गहरापन ये क्या दर्शाते हैं? वैल्यू दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2, इसमें हमें सही चुनना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? गुलाबी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे टिंट कहलाते हैं। गुलाबी हमारे टिंट कहलाते हैं। जब हम किसी कलर में कोई हल्का कलर मिला दें यानी कि सफ़ेद रंग मिला दें या उसमें पानी मिला दें तो वो कैसा हो जाता है? उसे हम टिंट कहते हैं। मैरून ये शेड कहलाता है, या तो कोई डार्क रंग का जब हम शेड करते हैं या ब्लैक से हम जब ग्रे कलर बनाते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे शेड कहलाते हैं। लाल रंग जैसे कि हमने बात की थी, कोई भी कलर हो गर्मपन या ठंडापन जो दर्शाते हैं वो हमारे ह्यू होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा।
तो ये हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।